आज से 20 साल पहले की बात करें और नोकिया का नाम ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। नोकिया का 3310 मॉडल जो हम सब का फेवरेट हुआ करता था, जिसकी बैटरी बैकअप 7 से 10 दिन और इसकी मजबूती इतनी कि इसे 1000 बार गिरा दो फूटने का नाम तक नहीं लेता था। पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का किंग कहे जाने वाला नोकिया पूरी दुनिया पर राज कर रही। फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ नोकिया के साथ जो एकदम से गायब हो गई। लगभग इसका नाम लोग भूल चुके हैं, खासकर 2008 से जब आईफोन और एंड्रॉइड जैसे फोन आने शुरू हुए। क्या सच में नोकिया की कहानी खत्म हो गई? तो नहीं मेरे दोस्तों, नोकिया ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसके कारण नोकिया आज फिर से इस इंडस्ट्री का बादशाह बनने जा रहा है। जहां लोग इसका नाम भूल चुके थे, आज फिर से 5G टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से इसका नाम सुन रहे हैं। इसका कारण है 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी, नए टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, नए लीडर के साथ उन्होंने एक बेहतर कमबैक किया है और उन्होंने बता दिया वे अभी भी इस इंडस्ट्री का असली बादशाह वही है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जो कंपनी लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी वो फिर से इतनी अच्छी कमबैक की कैसे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरी देखने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। क्या आपको पता है कि नोकिया की शुरुआत कहां से हुई? नोकिया की शुरुआत कागज और रबड़ के जूते बनाने से हुआ था। फिर इसके बाद नोकिया ने एक अहम कदम उठाते हुए 90 के दशक में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करने को सोचा और नोकिया ने जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री किया तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। जब इन्होंने नोकिया टेलीकॉम का शुरुआत किया था तो 1996 में इनका टोटल रेवेन्यू $8.7 बिलियन था, जो 2008 आते आते तक $24 बिलियन का हो गया। नोकिया ने लोगों को अपना फोन के बदौलत अपने मजबूती और अपने बैटरी का इतना शानदार फीचर दिया जिसके वजह से नोकिया के लोग सारे दीवाना हो गए और ये बन गए टेलीकॉम इंडस्ट्री का असली किंग। अब लोग इनके इतने कस्टमर बन चुके थे कि अब इन्हें लग रहा था कि इनके इंडस्ट्री में कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, लोगों के सोच बदलने शुरू हुए। अब लोगों को मजबूत फोन नहीं बल्कि एक एडवांस फीचर वाला और स्टाइलिश फोन चाहिए था। यहीं पर इनका असली चुनौती खड़ी होती है। एप्पल ने आईफोन 7 लॉन्च किया जो कि दुनिया के सामने सबसे बेहतर फोनों में से एक निकल करके आया। इसने पूरे मोबाइल की दुनिया ही बदल। जो पहले कीबोर्ड से चलते थे फोन, कीपैड हुआ करते थे, अब टच स्क्रीन आने लगा, स्लिक डिजाइन आने लगा, एडवांस फीचर मिलने लगे जिससे लोग नोकिया को भूलना शुरू किए और आईफोन की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। आईफोन आते ही अपने फीचर के बदौलत, अपने टच स्क्रीन के बदौलत लोगों को दीवाना बनाना शुरू किया। नोकिया जो उस समय इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, लेकिन अब उसका मार्केट डाउन होने लगा। लोग उसके फोन की तरफ देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे। उनका कस्टमर घटते जाने लगे। लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास था यह आईफोन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए कि यह बहुत ही महंगा है और टच स्क्रीन गिरेगा तो फूट जाएगा, ये सोच में थे। लेकिन वहां पे इनकी सोच गलत साबित हुई और आईफोन और एंड्रॉइड जैसे फोन पूरी दुनिया पे राज करना स्टार्ट कर दी। जहां नोकिया का मार्केट गिरने लगा वहीं आईफोन का मार्केट तेजी से बढ़ने लगा था। तब उन्हें जाके समझ में आया कि अब उनको भी एंड्रॉइड जैसे फोन टच स्क्रीन में लाना पड़ेगा, आईफोन जैसे फोन लाना पड़ेगा, तब जाके उनका मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, नहीं तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो टच स्क्रीन वाला ही फोन बनाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में आईफोन जैसे फोन एंड्रॉइड का बनने लगे थे। उन्हीं बीच गूगल और HTC ने मिलकर के एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम टी मोबाइल जीवन था, जो सीधा आईफोन का कंपटीटर बन गया था उस समय। अब फाइनली नोकिया ने टच स्क्रीन की दुनिया में आने का फैसला लिया और 2009 में N97 नाम करके एक मोबाइल को लॉन्च किया जो दुनिया के सामने एक नई मोबाइल के रूप में पेश किया गया। इसका नाम आईफोन किलर रखा गया। इसके फीचर की बात करें तो स्लिम टच स्क्रीन के साथ साथ साइड आउट कीबोर्ड भी था जो उस समय एक यूनिक फीचर माना जाता था। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था, वहीं आईफोन से 2 गुना ज्यादा स्टोरेज दिए गए थे। इस फोन से नोकिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इसका मार्केट रिजल्ट कुछ और ही निकल के आया। ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। उन सभी मोबाइल के फीचर के सामने ये आसपास भी नहीं। इसका फेल होने का मुख्य कारण ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन था जो पुरानी नोकिया फोन में यूज होता था, जो एंड्रॉइड से काफी डिफरेंट था। 2009 में सिम्बियन प्ले स्टोर की बात करें तो सिर्फ 500 ऐप ही थे, जबकि आईफोन के प्ले स्टोर में 1 लाख से भी ज्यादा ऐप आ चुके थे। ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट नोकिया से गिरते जा रहा था। मार्केट प्राइस $74 बिलियन से घट करके $57 बिलियन पे आ गया। नोकिया का उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा और एहसास हुआ कि वो टेक्नोलॉजी के दुनिया में काफी पीछे रह गई। जो कल तक सिम्बियन उनकी मजबूती थी वो आज सबसे बड़ा कमजोरी बन चुका था। ये सब होने के बाद
नोकिया को फिर से एक नए से शुरुआत करने की जरूरत। उसी वक्त नोकिया ने एक अहम कदम उठाते हुए स्टीफन एलोप को सीईओ बनाने का फैसला किया, जो कभी माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हेड रह चुके था। लेकिन नोकिया को पता नहीं था कि यह डिसीजन सबसे गलत साबित होने वाला था। स्टीफन एलोप आते ही एक बोर्ड मीटिंग रखी और इसमें एक ऐसी स्पीच दी, आईफोन की सारी खूबियां को बताया, वहीं दूसरी तरफ नोकिया की सारी कमियों को निकाल करके रख दिया। यह स्पीच किसी तरह से पब्लिक में लीक हो गई, जिसके चलते शेयर होल्डरों और बाजार में पूरी तरह से सनसनी फैल गई और नोकिया का शेयर मार्केट तेजी से गिरने लगा। जहां एलोप को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए लाया गया था, अब ऐसा लग रहा था कि वही मुसीबत का कारण बनने वाले थे। N97 मोबाइल, जो कि इन्हें एंड्रॉइड के साथ जाना चाहिए था, जो कि सिम्बियन उतना अच्छा डेटा तेजी से प्रोसेस नहीं करती थी। अगर ये आज एंड्रॉइड के साथ गए होते तो शायद ये आज भी इंडस्ट्री का किंग होते। और फिर से जब ये लोग आए तो इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के पास जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एंड्रॉइड को छोड़ करके विंडोज ओएस को चुना। ये चाहते थे कि एक पर्सनल ओएस बनाए, जैसे आईफोन का आईओएस है और एंड्रॉइड का ओएस। 2011 में स्टीफन एलोप ने बताया नोकिया का नया आने वाला फोन विंडोज ओएस पर आएगा। एलोप ने नोकिया को एक नए रास्ते पर डाल दिया, जो कि बहुत ही गलत साबित हुआ, बहुत ही महंगी साबित हुई। 2011 के अंत में नोकिया ने 2 फोन लॉन्च, पहला लूमिया 800 और दूसरा लूमिया 710 मैंगो ओएस पर चल रहा था। अब उम्मीद की जा रही थी नोकिया इस फोन के बदौलत फिर से मार्केट में जगह बना लेगी, लेकिन ये फोन भी लोगों को पसंद ही नहीं आया। जहां एंड्रॉइड और आईओएस लोगों को बेहतर एक्सपीरियंस दे रहे थे, वहीं विंडो ओएस एक नए यूजर के तौर पे मिल रहा था, जिसे चलाने में लोगों का दिल ही नहीं लग रहा था। इसी वजह से लूमिया 800 और लूमिया 710 लोगों को अट्रैक्ट करने में विफल रही। जो डिसीजन कंपनी को बचाने के लिए लिया गया था, वो डिसीजन अब कंपनी को बर्बाद कर रहा था। एक समय था पूरी दुनिया में 50% से भी अधिक का मार्केट ओन करता था। अब 2013 आते आते तक 3% पर आ गया। लगभग नोकिया खत्म होने के कगार पर आ गया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, जिसके कारण अपना टेलीकॉम डिवीजन बेचने का फैसला लिया और इसी मौके का फायदा उठा करके माइक्रोसॉफ्ट ने $7.8 बिलियन में खरीद लिया। एलोप कंपनी को बर्बाद करने के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट में इसी डिवीजन के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लगातार 1 साल प्रयास करने के बाद भी ये कंपनी मार्केट में जगह ही नहीं बना पाई। इसके कई अलग अलग मोबाइल को लॉन्च किया गया, लेकिन लोगों को पसंद ही नहीं आया, लोग इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तब जाके माइक्रोसॉफ्ट के समझ में आया और उन्होंने इस डिवीजन को बंद करने का फैसला किया। तब जाके नोकिया ने एंड्रॉइड फोन बनाना शुरू किया, लेकिन इसे आते आते तक बहुत देर हो चुकी थी और इनका मार्केट में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया था। यही वजह है कि अब लोग लगभग नोकिया को भूलते जा रहे और हम सबको लगने लगा कि अब नोकिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी, यानी कि अब बंद हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके पास एक और ऐसा डिवीजन था जो उम्मीद की किरण साबित हो सकती। इस डिवीजन का नाम था NSA, नोकिया सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही। 2014 में जब स्टीफन एलोप ने इस कंपनी को बर्बाद करने में लगे थे, उसी वक्त नोकिया ने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए राजीव सूरी को एक नए सीईओ चुन लिया। सूरी इस कंपनी के लिए नए नहीं थे, बल्कि उन्होंने नोकिया को 1990 में ज्वाइन किया था। 2009 से ये NSN के सीईओ के तौर पे काम कर रहे थे। वो सूरी ही थे जिन्होंने NSN डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाया था। सूरी का विजन बहुत ही क्लियर था। वो जानते थे कि ये स्मार्टफोन के फील्ड में वापसी करना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने नोकिया सॉल्यूशन नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी में फोकस किया। सूरी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो काफी फैंसी नहीं था, लेकिन कंपनी को स्टेबल जरूर कर सकती थी। उनका मानना था कि 5G टेक्नोलॉजी नोकिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकती। इसी विजन के साथ नोकिया ने अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क डेवलपमेंट में दे दिया। इसी इन्वेस्टमेंट के वजह से नोकिया ने 2018 में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी पेश, जो थी RIP-SARC चिपसेट, जिसे 5G नेटवर्क इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसे साधारण और सिंपल में बताए तो एंटीना और ट्रांस स्टेशन में यूज होता है, जो 5G सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीव करता है। RIP-SARC चिपसेट का काम है डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करना और नेटवर्क का कैपेसिटी को बढ़ाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा डिवाइस एक बार में कनेक्ट हो सके। RIP-SARC चिपसेट का रेंज 84 गीगाबिट पर सेकंड है, जो दूसरी 5G टेक्नोलॉजी के 3 गुना है। यही नहीं, ये चिपसेट दूसरे के मुकाबले में 50% छोटी है और इसका पावर कन्वर्जन 64% कम करती है। इसी खूबियों की वजह से नेटवर्किंग कंपनी नोकिया को बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू किया। RIP-SARC चिपसेट ने दुनिया के सबसे बड़े कंपटीटर हवाई और एरिक्सन के बराबरी में आकर खड़ा हुआ। जो पहले से बहुत ना कब्जा जमाए हुए थे, उसका सीधा सीधा कंपटीटर बन गया। नोकिया ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी है, जैसे ANST, वोडाफोन और जापान की कंपनी NTT डोकोमो के साथ पार्टनरशिप किया। अर्थात ये उन कंपनियों को ये अपना 5G टेक्नोलॉजी बेचते हुए कंपनियां इसे नेटवर्क में इस्तेमाल करती। साल 2020 के आते आते तक नोकिया ने 100 से भी ज्यादा कंपनियों का डील कर लिया। 2024 आते आते तक
319 कंपनियों तक पहुंच गया। आज नोकिया चाइना को छोड़कर दुनिया पर 29% बाजार कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब ये है दुनिया की 100 कंपनियों में से 29 कंपनी में नोकिया के ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस डील के बदौलत नोकिया ने एक बार फिर से अपना वही मुकाम पे आकर के खड़ा हो चुका है। नोकिया का रेवेन्यू जहां गिर करके $13 बिलियन हो गया था, वही 2022 में $30 बिलियन का हो गया है, लगभग डबल। और ये सब संभव हो पाया सूरी के विजन और डेडिकेशन की वजह से। जहां ऑलमोस्ट नोकिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, आज फिर से उसी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिए। जहां नोकिया का नाम लगभग लोग भूल चुके थे, एक बार फिर से नोकिया का नाम लेना शुरू कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।